नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए हिंदी का गोल्डन पेपर नंबर यहां पर 74 लेकर आया हूं। देखिए 55 शानदार प्रश्नों का समावेश आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, जिसमें हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियों के प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए बेहद ही उपयोगी है साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पूरे ही 55 प्रश्नों को बहुत ही कम समय में यहाँ पर कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। पदवाची शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। सर्वनाम में लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा, देह, बूंद, बाहु जैसे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। वचन का अर्थ चिन्ह या संकेत से लिया जाता है। तो भाई असत्य कथन का हमको चुनाव करना है। पहला कथन क्या है? पदवाची शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रधानमंत्री है, डॉक्टर वगैरह है, इनमें कोई लिंग परिवर्तन नहीं होता है। सर्वनाम में भी लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे शब्द आया मैं, तो मैं स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है पता नहीं चल रहा है, इसलिए ये भी सही है। आत्मा, देह, बूंद, बाहु ये चारों ही शब्द स्त्रीलिंग के हैं। और वचन का अर्थ चिन्ह या संकेत से, तो साथियों वचन का अर्थ चिन्ह या संकेत से नहीं लिया जाता है, क्योंकि वचन का अर्थ तो संख्या से लिया जाता है। इसलिए आपके चौथा विकल्प प्रश्न 1 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। खाना बनाया है वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन भूत, अपूर्ण भूत। तो खाना बनाया है, बना लिया, तो बना लिया मतलब वो भूतकाल में चला गया। अब बनाया था अगर आता तो वो पूर्ण भूत में रहता, लेकिन बनाया है आया है, इसलिए वो आसन भूत का उदाहरण है साथियों। थर्ड विकल्प सेकंड क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, असल में समास विग्रह में प्रयुक्त समास की पहचान कीजिए। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। तो भाई यहाँ पर मैंने समास युक्त शब्द नहीं दिया है, बल्कि समास विग्रह दिया है। अब समास विग्रह के लिए आप पहले समास युक्त पद बनाइए और फिर उसकी पहचान कीजिए। तो असल में का क्या होता है? दरअसल। भाई इसका समास युक्त शब्द क्या होता है? दर असल होता है साथियों। तो दरअसल में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। विकल्प 1 सही हो गया है तीसरे क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, हर शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका त्यागने से लिया जाता है? आ, उप, प्रति और परि। तो देखो अगर हार में आ लगेंगे तो आहार शब्द बन जाएगा। आहार मतलब भोजन से लिया जाएगा, तो ये आपका आंसर नहीं है। हार में अगर उप लगाएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? उपहार। उपहार तो कोई इनाम से संबंधित हो गए साथियों, ठीक है, ये भी आपका आंसर नहीं है। आपको क्या देखना है? त्यागने से, ठीक है। प्रति प्लस हार, प्रतिहार बनाएंगे तो प्रतिहार का मतलब तो द्वारपाल से लिया जाता है, ये भी आपका आंसर नहीं है। लेकिन हार में यदि परि उपसर्ग लगाएंगे तो परिहार, परिहार का मतलब त्यागने से लिया जाता है। चौथा विकल्प चौथे क्वेश्चन में सही है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से घात शब्द का विलोम चुनिए। आघात, प्रतिघात, विघात और सभी। तो घात का विलोम क्या होता है मित्रों? प्रतिघात होता है। आघात और विघात नहीं होता है। सेकंड विकल्प आपके छठे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 को देखिए। तो नेक्स्ट आते हैं 7वें क्वेश्चन पर। यहाँ आपके सेकंड विकल्प सही रहेगा छठे में। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? शुश्रूषा, उत्तीर्ण, प्रादुर्भाव और कुआ। तो बताइए प्रश्न संख्या 7 में कौन सा विकल्प आपको यहाँ पर अशुद्ध लग रहा है साथियों? तो साथियों 7वां क्वेश्चन है, देखो अशुद्ध शब्द यहाँ पर आपको देखना था। शुश्रूषा एक शुद्ध शब्द है, उत्तीर्ण एक शुद्ध शब्द है, प्रादुर्भाव एक शुद्ध शब्द है, लेकिन कुआ में जो ये ऊपर ये चंद्र बिंदु लग रहा है, ये क के ऊपर नहीं बल्कि आ के ऊपर लगता है। तो इस प्रकार कुआ शब्द कैसे लिखा जाता है? कु आ, इस प्रकार से लिखा जाता है साथियों। इस प्रकार से ये शुद्ध होता है, इसलिए फोर्थ विकल्प यहाँ एक अशुद्ध शब्द है। तो फिर आपका चौथा विकल्प आपके 7वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 7वें प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। 8वां क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन का चुनाव कीजिएगा। सामान्यतः वाक्य के 2 अंग माने जाते हैं, कर्ता और उद्देश्य। कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कहा जाता है उसे ही विधेय कहते हैं। क्रिया के आधार पर वाक्य के 2 प्रकार माने जाते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार माने जाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ सामान्यतः वाक्य के 2 ही अंग माने जाते हैं, कर्ता और उद्देश्य, सही बात है। कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है उसे ही विधेय कहते हैं। भाई कर्ता नहीं, सॉरी, पहला विकल्प गलत है। कर्ता और उद्देश्य तो एक ही चीज होती है ना, थोड़ा ध्यान नहीं रहा था। प्रथम विकल्प गलत है साथियों। 2 अंग माने जाते हैं, लेकिन कर्ता और उद्देश्य वो नहीं होते हैं। कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, ये तो सही लग रहा है साथियों। क्रिया के आधार पर 2 प्रकार के माने जाते हैं, नई, कृति, कर्म और भाव, ये गलत हो गया। अर्थ के आधार पर 3 प्रकार के, नहीं, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के माने जाते हैं। तो सेकंड विकल्प आपके 8वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, राधे तुम आज भी विद्यालय नहीं गई। वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम चिन्ह, अपूर्ण विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, विस्मय सूचक। तो कहीं भी विस्मय सूचक चिन्ह तो हमें नहीं दिख रहा है साथियों। अपूर्ण, अल्प, अर्ध, तो यहाँ पर राधे के बाद में ये जो विराम चिन्ह लग रहा है, ये इसको हम अल्प विराम चिन्ह कहते हैं, जबकि ये वाला विराम चिन्ह पूर्ण विराम चिन्ह है और ये वाला चिन्ह प्रश्न सूचक चिन्ह है, ठीक है। तो प्रथम विकल्प आपके 9वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10,
एक लाठी से आंकना मुहावरे का अर्थ होता है खेत में लाठी से अगाई करना, सबसे एक जैसा व्यवहार करना, समदृष्टि होना और एकता में शक्ति होना। तो कोई कहता है कि वो सबको एक लाठी से आंकता है, मतलब वो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करता है साथियों, जबकि ये समदृष्टि होना एक आंख से देखना होता है। ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। सेकंड विकल्प आपके सही है प्रश्न नंबर 10 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। तो चलिए 11वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 11, विराम चिन्ह से संबंधित असत्य कथन है। किसी अध्याय या ग्रंथ की समाप्ति पर इति श्री चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी शब्द के समान अर्थ बताने के लिए लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संक्षेपण चिन्ह को लाघव चिन्ह भी कहते हैं और दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम योजक चिन्ह का ही प्रयोग करेंगे। संक्षेपण चिन्ह को हम लाघव चिन्ह ही कहेंगे साथियों, क्योंकि हम क्या सभी को कहना पड़ेगा। किसी शब्द के समान अर्थ को बताने के लिए लोप चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि समता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ये एक विकल्प गलत हो गया और आपके दूसरा विकल्प इसमें सही है। बाकी प्रथम विकल्प है किसी अध्याय या ग्रंथ की जब समाप्ति होती है तो हम इति श्री चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं। तो ओनली सेकंड विकल्प 11वें में है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, फसल को पानी देने की प्रक्रिया को राजस्थानी भाषा में किस नाम से जाना जाता है? अड़ाव, बावनी, पाणत और रेलनी। तो देखो फसल को पानी देने की जो प्रक्रिया है उसको राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है साथियों? पाणत करना। ठीक है, दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, इनमें से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिएगा। लावण्यता, कामायनी, पूज्य और देवनागरी। तो बिल्कुल देवनागरी ऐसे लिखा जाता है, कामायनी ऐसे लिखा जाता है, लावण्यता लवण प्लस ये प्लस ता। तो भाई ये और ता एक ही साथ जुड़ रहे हैं, तो भाई ये फिर गलत हो जाता है साथियों। लावण्यता नहीं होता है, लवणता होता है या लावण्य होता है। ये एक साथ ये और ता प्रत्यय एक साथ नहीं जुड़ते हैं। तो प्रथम विकल्प आपके 13वें क्वेश्चन में सही है, क्योंकि ये एक अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। तो 14वां क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिएगा। आस्तीन का सांप, कठपुतली होना, आंख चुराना, एक पंथ दो काज। तो देखो लोकोक्ति कौन सी है? आस्तीन का सांप, कठपुतली होना, आंख चुराना तीनों ही मुहावरे हैं, जबकि एक पंथ दो काज यहाँ पर ये एक क्या है साथियों? लोकोक्ति है और यहाँ ऊपर वाले तीनों मुहावरे हैं। तो फोर्थ विकल्प 14वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे। इनमें से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? सीता घर नहीं है, मैंने आज अजमेर जाना है, उसने क्या संकल्प लिया, मेरे तो सांस में दम आ गया। तो मेरे तो सांस में दम आ गया ये एक मुहावरा संबंधी अशुद्धि है। उसने क्या संकल्प लिया, लिया नहीं किया जाता है, क्रिया संबंधी अशुद्धि है। मैंने आज अजमेर जाना है साथियों, ये जो अशुद्धि है ये एक सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। सीता घर नहीं है, घर पर नहीं है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ये कारक संबंधी अशुद्धि है। तो दूसरा विकल्प 15वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, किस शब्द समूह के सभी शब्द आग के पर्यायी है? अनल, ज्वाला, दहन, अनिल, हुताशन, जलन, पावक, वही, पुंडरिक, कर्षण, अनल, सलील। तो देखो यहाँ पर आग के सभी शब्द किस में पर्यायवाची है? अनल आग का है, ज्वाला आग का है, दहन आग का है। मतलब प्रथम विकल्प के सभी शब्द किसके पर्यायी है? आग के पर्यायवाची है साथियों। तो 16वें में प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। वह जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके कहलाता है अजर, अद्वितीय, अजय, विजय। तो साथियों देखिए, वह जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके उसको हम अजर नहीं कहते, क्योंकि अजर का मतलब जो कभी बुरा नहीं होता है। अद्वितीय मतलब जिसके समान कोई दूसरा नहीं है साथियों। तो जिस पर हम विजय प्राप्त न कर सके उसको हम अजय कहते हैं। तीसरा विकल्प आपके 17वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, इनमें से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से अशुद्ध है? निस्वार्थ, परार्थ, गरिमा, लिग्मा, गौरव, लाघव, ममता, निष्ठुरता। तो देखो विलोम की दृष्टि से देखें तो गौरव का लाघव ही होता है, ममता का निष्ठुरता ही होता है, निस्वार्थ का परार्थ साथियों और गरिमा का लघिमा। तो गरिमा का लघिमा ही होता है, लेकिन निस्वार्थ का परार्थ नहीं होता है। विकल्प आपका एक सही है। प्रश्न संख्या 18 में स्वार्थ का निस्वार्थ होता है, निस्वार्थ का परार्थ नहीं होता है। 18वें में प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त नहीं है? एठन, देवी, दाता और फलित। तो फलित में इत प्रत्यय है, देवी में देव प्लस ई प्रत्यय है, एटन में साथियों एट प्लस न प्रत्यय है, लेकिन दाता दा प्लस ता ऐसा कोई प्रत्यय नहीं है। तो मतलब दूसरे विकल्प में कोई भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। 19वें में आपके सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं। वह विकल्प चुनिए जिसमें दो उपसर्ग नहीं लगे हुए हैं। निर्विवाद, असफल, अन्वीक्षण, व्यवहार। तो वी प्लस अव प्लस हार दो उपसर्ग है, ए प्लस स प्लस फल दो उपसर्ग है, निर प्लस वी प्लस वाद दो उपसर्ग है, अनु प्लस इक्षण, अन्वीक्षण एक ही उपसर्ग है साथियों तीसरे विकल्प में। थर्ड विकल्प आपके 20वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 पर। तो साथियों प्रश्न नंबर 21 है, इनमें से किस शब्द में संधि व समास दोनों नहीं है? कृष्णार्पण, यशापयश, जितेंद्रिय और अष्टाध्यायी। तो संधि और समास दोनों ही नहीं है, इसको देखना है। तो कृष्ण प्लस अर्पण कृष्णार्पण साथियों समास भी है, संधि भी है। यश प्लस अपयश यशापयश द्वंद्व समास है, बिल्कुल संधि भी है, समास भी है। अष्टाध्याय, अष्ट प्लस अध्याय अष्टाध्याय, तो संधि भी है, समास भी है। और साथियों जितेंद्रिय में जीत प्लस इंद्रिय जितेंद्रिय शब्द बनता है और संधि भी है, इसमें भी समास है। मतलब चारों ही विकल्प इसमें संधि और समास युक्त है।
तो इस प्रश्न पर क्या दिया जाता है, बोनस दिया जाता है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं। 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है पूर्णिमा, प्राण, मेरी और काली। तो काली अच्छी होती है, मेरी अच्छी होती है, पूर्णिमा अच्छी होती है, लेकिन प्राण क्या है, अच्छे होते हैं। तो साथियों प्राण शब्द एक पुल्लिंग शब्द है। 22वें क्वेश्चन में दूसरा विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। 23वां क्वेश्चन है, मीना ने कविता को पुस्तक दी, वाक्य में कौन सा काल है, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और आसन्न भूतकाल। तो भाई पुस्तक दी मतलब पुस्तक दे दी, तो भाई भूतकाल का तो उदाहरण है, लेकिन यहाँ दी थी पूर्ण हो जाता, दी है आसन्न हो जाता, दे रहा था तो ये अपूर्ण हो जाता, लेकिन ये एक सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। प्रथम विकल्प आपके प्रश्न नंबर 13 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। यहाँ कौन सा विकल्प सही है, प्रथम। 14वां क्वेश्चन है, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है, यौन चरित्र निर्माण का समय है, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नहीं है, आकाश में बिजली चमकती है, मोहन घर पहुंचा, राधा चली गई। तो देखो मिश्र वाक्य की बात करें तो यहाँ सेकंड विकल्प एक मिश्र वाक्य, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नहीं है। तो जो से वाक्य जुड़ रहा है, जो से वाक्य जो जुड़ते हैं वो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। सेकंड विकल्प 24 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, वाक्य के घटक या अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। तो भाई वाक्य के घटक या अंग दो होते हैं, एक तो होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। प्रथम विकल्प आपके 25 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। तो 26वां क्वेश्चन, हिंदी में भूतकाल के कितने भेद है, 4, 6, 5, 7। साथियों हिंदी में भूतकाल के भेदों की संख्या होती है 6। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। एक होता है आपके आसन्न भूतकाल, एक होता है पूर्ण भूतकाल, एक होता है अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण, ठीक है। एक होता है आपके आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, सामान्य तो छूट ही गया था, सामान्य भूतकाल। एक होता है आपके संदिग्ध भूतकाल और एक होता है आपके हेतुमद भूतकाल। तो इस प्रकार ये 6 प्रकार इसके होते हैं। आपके सेकंड विकल्प 26 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, बाल बच्चों को भूखा मरना पड़ता है, रेखांकित शब्द का समास विग्रह कीजिए। तो बाल बच्चों यहाँ पर इसका विग्रह करना है, बाल और बच्चों, बालक और बच्चों, बाल या बच्चों और बच्चों आदि। तो देखो इसका जो समास विग्रह होगा साथियों प्रश्न नंबर 27 में वो होगा बच्चों आदि। फोर्थ विकल्प 27 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। अनुस्वार का प्रयोग इनमें से किस विकल्प में हुआ है, आंख, भैंस, गंगा और भेंट। तो देखो ये चंद्रबिंदु है, ये देखो अगर ऊपर मात्रा लगी होती है और उस पर अनुस्वार लगाया जाता है तो उसे अनुस्वार नहीं कहते, उसे चंद्रबिंदु कहते हैं। इसलिए दूसरा और चौथा विकल्प भी गलत है, मतलब गंगा में यहाँ अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। थर्ड विकल्प आपके 28 में सही है, गंगा वाला। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 को देखेंगे। विलोम की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है, नत का उन्नत, अनुराग का विराग, आदित्य का उपत्यका, खल का सज्जन। तो देखो खल का सज्जन ही होता है, अनुराग का विराग ही होता है, आदित्य का उपत्यका ही होता है, लेकिन नत का अवनत नहीं होता है साथियों, नत का उन्नत होता है, ठीक है। ये विकल्प आपका गलत है, विकल्प 1 सही रहेगा 29 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30, किसी तथ्य या वस्तु को गलत समझ लेना वाक्यांश के लिए एकल शब्द होगा, संदेह, संशय, भ्रांति और अज्ञान। तो कोई किसी तथ्य को या किसी वस्तु को गलत समझता है उसे संदेह नहीं कहते हैं, उसे संशय नहीं कहते हैं, अज्ञान नहीं कहते, बल्कि उसको भ्रांति कहा जाता है साथियों, ठीक है। गलत समझना भ्रांति होती है। थर्ड विकल्प 30 में 30वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 31 पे आते हैं। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, प्रहार, संहार, कहार, विहार। तो साथियों वी प्लस हार विहार, सम प्लस हार संहार, प्र प्लस हार प्रहार, लेकिन क प्लस हार तो क उपसर्ग नहीं होता है, इसलिए ये एक गलत विकल्प है, ठीक है। क प्लस हार कहार ये शब्द ही ये गलत है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। सेकंड विकल्प 31 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32 पे आते हैं। प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है, नाई, मालिन, वसुदेव और सुंदर। तो देखो प्रत्यय के योग से बना शब्द आपको देखना है, तो नाई में कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, वसुदेव प्लस वासुदेव होता है, कोई प्रत्यय नहीं है, सुंदर में कोई प्रत्यय नहीं है, लेकिन माला प्लस इन मालिन ये बिल्कुल प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द है। तो सेकंड विकल्प 32 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 33 पर। तो देखो 33वां क्वेश्चन है, परमाणुवस्त शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी है, अयादि, व्यंजन, यन और विसर्ग। साथियों परमाणुवस्त का संधि विच्छेद क्या होता है, परमाणु प्लस अस्त्र। परमाणु प्लस उ के बाद में असमान स्वर आ रहा है, ई उ री के बाद में जहाँ असमान स्वर आता है वहाँ यन संधि होती है। थर्ड विकल्प आपके 33वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34 को देखेंगे। देशाटन शब्द में समास है, अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष। तो देखो देशाटन, देश में अटन, देश में भ्रमण। साथियों अधिकरण में पेपर, तो ये अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 36 है, इनमें से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका बहुवचन नहीं बनेगा, पाठक, मैं खाना, वर्षा, जाएगा और वर्षा। तो साथियों
पाठक का पाठकों हो जाता है, मैं खाना का मैं खाने हो जाते हैं, जाएगा का जाएंगे हो जाता है, लेकिन वर्षा का वर्षाएं वगैरह नहीं होगा, इसलिए फोर्थ विकल्प आपके 36 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37 को देखेंगे। इनमें से किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? उसने खाना खाया है, उसने खाना खाया, उसने खाना खाया है, उसने खाना खाया था, वह खाना खा रहा था। तो वह खाना खा रहा था अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। फिर ये जो तीसरा विकल्प है ये तो अपूर्ण का है। उसने खाना खाया था पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, उसने खाना खाया है आसन्न भूतकाल का उदाहरण है, और उसने खाना खाया है सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। प्रथम विकल्प 37 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38। इनमें से कौन सा सरल वाक्य नहीं है? अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, उस समय मैं पुस्तक पढ़ रहा था, विमला पेड़ गिनती रही और माँ काम में है और बच्चा खेल रहा है। तो देखो सरल वाक्य नहीं है, तो अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं सरल वाक्य है, उस समय मैं पुस्तक पढ़ रहा था सरल वाक्य है, विमला पेड़ गिनती रही सरल वाक्य है, माँ काम में है और बच्चा खेल रहा है, तो ये एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो कौन सा विकल्प 38वें में सही है साथियों? चौथा विकल्प आपके इस क्वेश्चन में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39 पे आते हैं। 39वां क्वेश्चन, अशुद्ध शब्द वर्तनी का चयन कीजिएगा। अभ्यारण्य, तदनुकूल, सहिष्णु और नार्योचित। तो भाई इनमें से जो अशुद्ध शब्द है, अभ्यारण्य यहाँ पर अशुद्ध शब्द है, क्योंकि शुद्ध शब्द क्या होता है? अभयारण्य। अभय प्लस अरण्य शब्द क्या बनता है? अभयारण्य बनता है साथियों। बाकी तदानुकूल अशुद्ध है, तदनुकूल शुद्ध है, सहिष्णु शुद्ध है, नार्योचित शुद्ध है। ठीक है, ओनली प्रथम विकल्प 39 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40, कविता शिक्षण में उत्प्रेरणात्मक उपक्रम के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? चित्र प्रदर्शन द्वारा, संभावी कविता द्वारा, प्रश्नोत्तर रचना द्वारा और कवि परिचय द्वारा। तो उत्प्रेरणात्मक उपक्रम की अगर हम बात करें कविता शिक्षण में साथियों, कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी? तो सर्वाधिक उपयुक्त विधि रहेगी संभावी कविता द्वारा, मतलब उसके समान भावों वाली कविता एक ही, जैसे वीर भाव वाली कोई कविता है तो उसके जैसे एक और वीर भाव वाली कविता का चयन कर लिया और उससे प्रस्तावना प्रश्न किए। उत्प्रेरणात्मक उपक्रम मतलब प्रस्तावना प्रश्न होता है। तो दूसरा विकल्प बेस्ट आंसर है 40वें में, यही आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41, वर्तनीगत अशुद्धियों को सुधारने का कार्य किस विधि में किया जाता है? मॉन्टेसरी, रूपरेखा अनुकरण, पेस्टोलॉजी और जेकट आर्ट। साथियों वर्तनीगत अशुद्धियों को सुधारने का कार्य किस विधि में किया जाता है? जेकट आर्ट विधि में किया जाता है, जिसको स्वयं सुधार या स्वयं संशोधन विधि भी के नाम से भी जानते हैं। जेकट आर्ट ही इसके जनक हैं। फोर्थ विकल्प आपके 41वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42, रायबर्न के अनुसार किस कक्षा से बालक को व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करनी चाहिए? कक्षा 6, कक्षा 5, कक्षा 9, कक्षा 3। तो रायबर्न का मानना है कि भाई व्याकरण की शिक्षा हमें कक्षा 6 से प्रारंभ करनी चाहिए साथियों। विकल्प एक आपके 42वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43 पे आते हैं। मौन वाचन में वृद्धि लाई जा सकती है शारीरिक विकास में, मौन वाचन से वृद्धि लाई जा सकती है शारीरिक विकास में, लिखने की गति में, नेत्रों की गति में, सुनने की गति में। तो भाई मौन वाचन में हम सुनते नहीं है, लिखते नहीं है, शारीरिक विकास नहीं होता है, बल्कि नेत्रों की गति में आप इससे वृद्धि ला सकते हो। थर्ड विकल्प 43वें में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44, हस्तकौशलों का मूल्यांकन करने हेतु प्रयोग करते हैं मौखिक परीक्षा, रचनात्मक परीक्षा, लिखित परीक्षा और इनमें से सभी। तो हस्तकौशलों का अगर हमको मूल्यांकन करना है तो मौखिक परीक्षाओं का प्रयोग हस्तकौशल नहीं होता है, लिखित परीक्षा भी नहीं, बल्कि रचनात्मक परीक्षा के माध्यम से हम हस्तकौशलों का मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि रचनात्मक मतलब क्या होता है? निर्माण करना। थर्ड विकल्प आपके 44वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 45 को देखें। तो साथियों प्रश्न नंबर 44 में कौन सा विकल्प बताया है? तीसरा विकल्प जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 पे आते हैं। तो चलिए 45 पे क्वेश्चन को देखेंगे। मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षण सहायक उपकरण चुनने का आधार है प्रदर्शन, अनुभव, उपयोगिता और आयु विकास। तो मनोविज्ञान मानती है साथियों जो शिक्षण सहायक उपकरण चुनते हैं हम, उसका आधार क्या होता है? आयु विकास होता है। मतलब बालक की जो उम्र सीमा है, बालक की जो आयु है, उसके आधार पर ही हमें शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करना चाहिए। फोर्थ विकल्प इसमें 45वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46, हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में परिगमित पद नहीं है। कौन सा पद हर्बर्ट की जो पंचपदीय प्रणाली है उसमें नहीं रखा गया है? प्रस्तावना, उद्देश्य, प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन। तो जो हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली है उसमें प्रस्तावना है, उसमें प्रस्तुतिकरण है, उसमें उद्देश्य है, उद्देश्य कथन मतलब, लेकिन मूल्यांकन साथियों मूल्यांकन हर्बर्ट की प्रणाली में नहीं माना जाता है। आपके फोर्थ विकल्प 46वें में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47 पे आते हैं। तो चलिए 47वें क्वेश्चन को साथियों प्रश्न नंबर 47 है, प्रक्षेपित सामग्री नहीं है मैजिक लैंटर्न, एपिडाइस्कोप, प्रत्यक्ष अनुभव और चित्र। तो देखो मैजिक लैंटर्न एक प्रक्षेपित है, एपिडाइस्कोप एक प्रक्षेपित है, प्रत्यक्ष अनुभव अप्रक्षेपित है, चित्र अप्रक्षेपित है। मतलब यहाँ पर तीसरा विकल्प भी आपके सही है और चौथा विकल्प भी 47वें में सही है साथियों।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48 पे आते हैं, ग्रहयात्मक कौशलों में शामिल है। तो ग्रहयात्मक मतलब जिसमें विचारों को हम ग्रहण करते हैं। तो सुनकर ग्रहण करते हैं लेकिन बोलकर अभिव्यक्त करते हैं, बोलकर अभिव्यक्त करते हैं, लिखकर अभिव्यक्त करते हैं, सुनकर ग्रहण करते हैं, पढ़कर ग्रहण करते हैं। मतलब तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 48 में सही है। पढ़कर तो ग्रहण करते हैं और लिखकर वापस अभिव्यक्त करते हैं। ओनली थर्ड विकल्प 48वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49, वह कौशल कौन सा है जो ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करता है? श्रवण, वाचन, मौखिक अभिव्यक्ति और लेखन। तो भाई ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? वाचन के, श्रवण के, मौखिक अभिव्यक्ति के नहीं बल्कि लेखन के द्वारा किया जाता है साथियों। चौथा विकल्प 49वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 50, प्रस्तावना प्रश्नों के पश्चात शिक्षण प्रक्रिया में किया जाता है प्रस्तुतिकरण, श्यामपट्ट कार्य, विकासात्मक प्रश्न और प्रकरण लेखन। तो भाई प्रस्तावना के बाद तुरंत विकासात्मक कार्य तो करेंगे नहीं। अब प्रस्तुतिकरण भी प्रस्तावना के तुरंत बाद होता है लेकिन बीच में आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन करते ही हम प्रकरण का लेखन कर देते हैं साथियों। उद्देश्य कथन विकल्प में नहीं है तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है, प्रकरण लेखन। ठीक है, फोर्थ विकल्प आपके सही रहेगा प्रश्न 50 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 51 पे आते हैं। तो 51वां क्वेश्चन है आपके, भाषा संसर्ग प्रणाली व्याकरण के किस पक्ष पर बल देती है? भाषा विज्ञान, व्यवहारिक, सैद्धांतिक और आदर्शवादी। तो जो भाषा संसर्ग प्रणाली है मित्रों, ये व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर बल देती है। थर्ड विकल्प आपके 91वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 52, व्याकरण शिक्षण का ज्ञान बालक को विद्यालयों में सामान्यतः किस विधि से दिया जाता है? आगमन विधि से, निगमन विधि से, समवाय विधि से, भाषा संसर्ग विधि से। तो भाई बालकों को व्याकरण का ज्ञान कैसे दिया जाता है? भाई विद्यालय में जो किताब होती है, जो नियम होते हैं, पहले नियमों को रटाया जाता है। भाई नियमों को बता दिया जाता है, A+A होता है, या फिर जिसमें उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है उसमें अव्ययीभाव समास होता है। पहले नियम बता दिए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण बताए जाते हैं। तो साथियों नॉर्मली निगमन विधि से बालकों को व्याकरण का ज्ञान विद्यालयों में दिया जाता है, लेकिन किस विधि से दिया जाना चाहिए? आगमन से दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं पूछा है तो फिर हम दूसरे विकल्प को 52वें क्वेश्चन में सही करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 53 पे आते हैं, इनमें से कौन सी सामग्री श्रव्य नहीं है? लिंगुआफोन, ग्रामोफोन, तुरई और चलचित्र। तो साथियों लिंगुआफोन श्रव्य सामग्री है। लिंगुआफोन क्या है? श्रव्य है। ग्रामोफोन श्रव्य है, तुरई श्रव्य है, लेकिन चलचित्र यहाँ श्रव्य दृश्य सामग्री जिसमें सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। चलचित्र का मतलब सिनेमा से लिया जाता है। ठीक है, फोर्थ विकल्प 53वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 54, ज्ञानात्मक उद्देश्य में शामिल नहीं है ज्ञान, प्रयोग, आग्रहण और संश्लेषण। तो साथियों ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम ज्ञान करते हैं, प्रयोग करते हैं, संश्लेषण करते हैं, लेकिन आग्रहण नहीं करते हैं। थर्ड विकल्प आपके 54वें क्वेश्चन में सही है। अगला प्रश्न नंबर 55, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि 55वां क्वेश्चन शायद टाइप नहीं हुआ है। तो 54 क्वेश्चन थे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार मेगा टेस्ट कम समय में बिल्कुल दे रहा हूँ। लास्ट में आपको जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है उन चीज़ों का रिपीटेशन हो रहा है ताकि जो ज्ञान है वो स्थायी हो जाए साथियों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।